बुआ लाई बहू की 3 संस्कारी सौतन। किचन में काम कर रही तुलसी को जोर जोर से खांसता देखकर उसकी बुआ सास बैजंती कहती हैं, राम राम राम, देखो तो जरा, इस मरजानी ने मेरी रसोई घर में खांस खांस कर खसरा फैला दिया है। पता नहीं कैसी बहू पल्ले पड़ी है। अब पता चला तेरे इसी खसखसाहट के कारण केशव तुझसे कटा कटा सा रहता है। केशव के माता पिता के देहांत के बाद उसकी बुआ बैजंती ने उसे अकेले पाला पोसा था। दिन गुजर रहे थे, तुलसी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही थी। हॉल में बैठी बैजंती देवी अपनी बहू को पुकारती है, तुलसी बहू, अरे ओ तुलसी। जी बुआ जी, पुकारा आपने? हाँ, ये पालक और पनीर ले जा और इसकी लजीज सी सब्जी बनाना, और हाँ, साथ में करारी करारी कचौरियां तल देना। क्यों बुआ जी, घर पर कोई आने वाला है क्या? क्यों बहू, ये जानकर तुझे क्या अब ब्रेकिंग न्यूज टेलीकास्ट करनी है? चल जाकर खाना बना, सारा काम जिसका तस पड़ा हुआ है अब तक। तुलसी किचन में जाकर खाने की तैयारी करने लगती है। तभी देखते ही देखते शाम ढलने के साथ अंधेरा घिराता है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे, ये इस पहर कौन है? तुलसी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने केशव के साथ सुंदर सा सूट पहने कुमकुम, शगुन और मौली खड़ी होती हैं, जिसे देखकर तुलसी उन तीनों को देखकर आंखें तरेरती हुई बोलती है, केशव, कौन है ये तीनों तितलियां? सच बताओ, कहीं तुम मेरी सौतन तो नहीं उठा लाए? हे भगवान, क्या करूं मैं इस कल्हानार का, हद होती है शक-पने की। बहू, अरे ये तीनों मेरे रिश्तेदार की बेटियां हैं। कुछ दिनों के लिए ये मसूरी हमारे साथ रहने आई हैं। ये सुनकर तुलसी चैन की सांस लेती है। ओह, आई एम सॉरी, मैंने तुम तीनों को गलत समझ लिया। लगता है आप अपने पति को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हैं। कोई बात नहीं। सभी साथ मिलकर खाने की मेज पर बैठ जाते हैं। तभी शगुन अपनी कुर्सी से उठकर सभी को खाना सर्व करने लगती है। लाइए तुलसी जी, मैं सबको खाना सर्व कर देती हूँ। अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम तीनों इस घर की मेहमान हो, ये मेहमान नवाजी का हक मुझसे मत छीनो। ये सुनकर शगुन अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है और तुलसी सभी को खाना खिलाती है। मगर ढलते दिनों के साथ कुमकुम, शगुन और मौली कभी किचन का काम निपटाती तो कभी घर का, जिस कारण वह तीनों बैजंती और केशव की नजर में छा जाती हैं। वैसे बुआ जी, मानना पड़ेगा, बड़े ही खरे संस्कार हैं इन तीनों में। बड़े ही वारे न्यारे भाग्य होंगे उस घर के, जिस घर की बहू ये तीनों बनेंगी। केशव के मुंह से उन तीनों की तरफदारी सुनकर तुलसी तिलमिला उठती है। केशव क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? कहीं मेरी बुआ सास के खुराफाती दिमाग में कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही? ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन तुलसी जब बाजार जा रही थी, तभी मंदा उसे घेर कर बोलती है, अरे ओ तुलसी बहू, सुना है तेरी बुआ सास तेरे लिए 3 सौतन लाई हैं? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है मंदा मौसी। अरे बहू, जितनी भोली है तेरी बुआ सास उतनी ही लाल बुजक्कड़ है। तू देख लेना, बहुत जल्द वह उन तीनों तितलियों से अपने भतीजे का टाका भिड़ाकर तुझे चलता कर देगी और तू आंगन की तुलसी बनकर रह जाएगी, और वह तीनों तेरे सजन की सुहागन बनकर तेरी सौतन बन जाएंगी। तुलसी पूरी तरह से मंदा की नारदगिरी में आ जाती है। उस दिन से कुमकुम, शगुन और मौली उसे खटकने लगती हैं। अरे तुलसी दीदी, आप आ गई? बुआ जी बता दीजिए क्या सब्जी बनानी है। मौली, मेरे रहते हुए तुम्हें मेरे किचन का जिम्मा उठाने की कोई जरूरत नहीं। अरे बहू, अगर मौली तेरा हाथ बटाना चाहती तो इसमें हर्ज ही क्या है? मौली के हाथों की भरवा भिंडी बहुत भाती है केशव को। जा मौली, वही बना दे। बुआ सास के कहने पर मौली जैसे ही रसोई घर का रुख करती है, तुलसी पैर धमकते हुए अपने कमरे में जाकर जोर से दरवाजा बंद करती है। मंदा मौसी बिल्कुल सही कह रही थी। मेरी बुआ सास इन तीनों को मेरी सौतन बनाकर छाती पर मूंग दलने को लाई है, मगर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर सौतन की सोहबत नहीं। तुलसी मौका पाकर मौली का बनाए खाने में मिर्ची की बरनी पलट देती है, और जब केशव वह खाना खाता है तो मिर्च के मारे उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। क्या हुआ केशव, तुम ठीक तो हो? इस मरजानी मौली ने भर भर कर मिर्च डाला है भिंडी में। इसी के कारण केशव जी कैसे मचल रहे हैं। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुलसी केशव की आड़ में मौली को जोरदार थप्पड़ मारती है। अरे बहू, पगला गई है क्या? क्यों मारा उसे? बुआ जी, आपकी इस हिमायत में मत बोलिए। केशव मेरे पति है, उनके लिए खाना पकाना मेरी जिम्मेदारी है। इसे समझा दीजिए, मेहमान बनकर रहे, मेरी सौतन बनने की कोशिश ना करे। अच्छे से समझती हूँ मैं इन जैसी लड़कियों को। तुलसी के इस रूखे रवैये से सभी सन्न पड़ जाते हैं। अगली सुबह तुलसी,
तुलसी, कहाँ हो तुम? क्या बात है केशव जी, कुछ काम था? हाँ, वो मेरी शर्ट का बटन टूट गया है। लाइए, मैं लगा देती हूँ। अरे फिर ऐसे ही लगा दो, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। शगुन केशव की शर्ट में बटन लगाने लगती है। तभी तुलसी ये नजारा देखकर झुंझलाहट में बड़ी बेरहमी से शगुन के बाल पकड़कर उसका सर खुरचे हुए दीवार में मारती है। कमीनी बदचलन, दूसरे के पति पर डोरे डालते हुए शर्म नहीं आती तुम तीनों को? तुझे क्या लगता है तू इन अतरंगी हरकत से मेरे पति को हासिल करके मेरी सौतन बन जाएगी? मैं तुझे जान से मार दूंगी। तुलसी दीदी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। तुलसी, छोड़ दो उसे, मैं कहता हूँ छोड़ो उसे। केशव बीच में आकर शगुन को बचा लेता है, मगर हर दिन के तुलसी के सर पर 3 सौतन की गलतफहमी का फितूर जुनूनियत में बदल जाता है। वह कभी काम करने के दौरान कुमकुम का हाथ पांव कुचलती तो कभी मौली और शगुन को सताती, जिससे उकता कर बैजंती बोल पड़ी। आखिर किस बात की रंजिश मिटा रही है तू बहू इन तीनों से? ये आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? बुआ जी, आपके खातिर भाव में, आपकी देख रेख में ऐसी कौन सी कमी कसर छोड़ दी मैंने, जो आपने एक साथ 3 सौतन की डाह मुझे दी? तुलसी बहू, ये जरूरी नहीं जो दिखता है वो हो। जिस रोज तू सच से रूबरू होगी उस दिन तो अपनी नजरों में गिर जाएगी। फिलहाल तो आप मेरी नजर से गिर चुकी हैं। इसी तरह दिन बीतते हैं और तुलसी अपनी बुआ सास और तीनों संस्कारी सौतन पर नजर गड़ाए रहती है। और एक दिन वह खिड़की पर खड़ी होकर उनकी बातें सुनती है। बुआ जी, आखिर कब तक हम तुलसी के जुल्मों से तम सहेंगे? हमारा सौतन कहलाना किसी की जान से बढ़कर तो नहीं? आखिर क्यों भगवान ने मेरी बहू को बायफोलियो की बीमारी दी? मुझे तो डर लगने लगा है उसके शक और गुस्से की ये बीमारी कहीं उसे खा ही ना जाए। तुम तीनों तो। ये सुनकर तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह अंदर चली आती है। तुलसी दीदी, आप यहाँ? बस कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैंने सब सुन लिया बुआ जी। क्यों नहीं बताया आपने मुझे इसके बारे में? मेरे एक शक की सजा इन तीनों को भोगनी पड़ी। कुमकुम, मौली, शगुन, आई एम सॉरी। तुलसी, तुम्हारी गिरती सेहत को देखकर बुआ जी ने हमें यहाँ बुलाया था, मगर तुम हम तीनों को सौतन समझ बैठी। मगर हमारे संस्कार इस बात की इजाजत नहीं देते कि हम किसी का सुहाग छीने। आखिरकार सभी गलतफहमी मिटने के बाद कुमकुम, मौली और शगुन से तुलसी खुशनुमा माहौल में घुलने मिलने लगती है और अपनी गुस्से और शक की उस बुरी बीमारी से उभर जाती है। काजल की सौतेली माँ शिल्पा बड़ी ही बेरहमी से काजल के बाल नोच नोच कर उसे मार रही थी। काम चोर करम जली कहीं की, एक भी काम ढंग से नहीं करती। जब देखो हर कामों में कोई ना कोई कमी छोड़ ही देती है। माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी तरफ से खाना बनाने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी थी। तो फिर इस कड़ी में कॉकरोच कहाँ से आया? अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुझे मेरा और मेरे बच्चों का खाना खाता है? अपनी सौतेली माँ की ये बात सुनकर काजल फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी सौतेली बहन दीपिका बोलती है, हाँ हाँ, अब टेसुए तो बहाएगी ही। एक तो अपनी माँ को खा गई और अब मेरी माँ को भी खाने पर तुली है। दीपिका बेटी, तू खामखा इस काली चुड़ैल के पीछे अपना खून मत जला, वरना तेरी आंखों के आगे डार्क सर्कल छा जाएंगे। इस कल्लो माई की शक्ल तो मैं ठिकाने पर लगाती हूँ। आज सारी रात ये बाहर सड़ेगी। ऐसा कहते हुए शिल्पा काजल की बाह मरोड़ते हुए उसे घसीट कर घर से बाहर करके दरवाजा बंद कर देती है। माँ, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो माँ। काजल काफी देर तक चिल्लाती रहती है, मगर उसके लाख चीखने चिल्लाने के बावजूद उसकी सौतेली माँ का मन नहीं पसीजता। आंगन के चारों ओर रात का अंधेरा छाया हुआ था। उसके चारों ओर मच्छर भिनभिना रहे थे, जिससे परेशान होकर काजल आंगन में तने खड़े पेड़ से लिपट कर सो जाती है। माँ बाबूजी के चले जाने के बाद ये परिवार तो मेरा अपना रहा ही नहीं। ऐसे में तुम ही मेरा परिवार हो, जिसे मैं अपने मन की बातें खोल कर कह पाती हूँ। काफी देर सिसकते हुए वो रोते हुए सो जाती है। तभी उसका सौतेला भाई अमन उसे उठाता है। अरे वो धरती की बोझ, चल उठ, वहां चिल्ला चिल्ला कर मेरी माँ का गला सूख गया है और तू यहाँ मजे से नींद खींच रही है, हैं? जब देखो इस पेड़ से नातेदारी निभाते रहती है। बस अभी आई। काजल झट से पेड़ के पास से उठकर अंदर चली जाती है। सारा घर बुरी तरह से बिखरा हुआ था। हो गई तेरी नींद पूरी काली चुड़ैल, तो चल काम पर लग जा। आज तेरी दीपिका को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। घर का कोना कोना अच्छे से चमकना चाहिए और समय से समोसे कचौरियां तल देना। ठीक है माँ। काजल अपने दिल का दुख छुपाती हुई अपनी सौतेली माँ के सामने हामी भर देती है।
मगर अपनी सौतेली बहन के रिश्ते की बात अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी, क्योंकि हर लड़की की तरह उसकी आंखों में भी उसने अपने सपने संजोए हुए थे कि एक दिन घोड़ी चढ़कर एक सुंदर सा शहजादा उसे लेने आएगा। मगर अपने काले रंग के कारण उसने ये आस भी छोड़ दी थी कि कभी उसका घर भी बसेगा। मेरा काला रंग मेरे लिए अभिशाप बन गया है। शायद मेरी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं है। काजल जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर देती है। तभी लड़के वाले वहां पहुंच जाते हैं। तभी शिल्पा आंख तड़ेरते हुए बोलती है, अरे अब क्या मेहमान नवाजी करने का मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? मेहमानों को चाय नाश्ता परोस। जी। डरी सहमी काजल सभी को नाश्ता परोसती है। तभी उसकी सौतेली बहन दीपिका जानबूझकर अपना पैर आगे कर देती है, जिस कारण से काजल के हाथों से चाय की कप छूटकर कार्तिक की मां मीनल पर गिर जाती है और वो गुस्से से बोलती है, अरे ये कैसी निखट्टू नौकर रख रखी है आपने। एक तो इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सर से पांव तक कीचड़ से सन कराई हो। एक पैसे का काम करना नहीं आता। आंटी जी, आप तो मुझे ऐसे डांट रही है जैसे मैंने चाय जानबूझकर गिराई हो। ये कैसी मुफट नौकर रखी है आपने? गलती करने के बावजूद भी गलती नहीं मान रही। माँ, आप देख रही हो ना, ये जली हुई उपली जानबूझकर मेरी शादी तोड़ने पर तुली है। इसे यहाँ से भगाओ। शिल्पा अपनी बेटी दीपिका के भड़कावे में आकर काजल को चिकोटी काट कर उसे बाहर जाने को बोलती है और सभी के चले जाने के बाद दीपिका का भाई अमन काजल को बहुत मारता है। काली चुड़ैल, कहीं भी तेरा घर तो बस नहीं रहा। तू चाहती है कि मेरी दीपिका की डोली भी ना उठे। अब इसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। हैं? बड़ा प्यार है ना तुझे इस पेड़ से। अब तुझे परमानेंटली इस पेड़ के पास ही फिक्स कर देता हूं मैं। हैं? अमन रस्सी से काजल को उस पेड़ के साथ बांध देता है। बेचारी काजल अपने सौतेले परिवार के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। अमन, सौतेली ही सही, मगर मैं तुम्हारी बहन हूँ। मुझे यहाँ मत बांधो, मुझे दर्द हो रहा है। ले 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 ले, मेरी प्यारी बहन को दर्द हो रहा है, हैं? चलो माँ, आज इस काली चुड़ैल का इस पेड़ से ही गठबंधन कर देते हैं। अमन, शिल्पा और दीपिका अपनी हंसी ठिठोली के आड़े आखिरकार काजल और उस पेड़ की शादी कर देते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये लो मेरी प्यारी बहना, इस पेड़ के साथ तुम्हारी शादी हो गई। अब हम चलते हैं, बाय। ये बोलकर सभी अंदर चले जाते हैं और काजल कहती है, यही सही। वैसे भी मुझ जैसी काली लड़की से कोई इंसान तो शादी वैसे भी नहीं करता। और फिर इस पेड़ के छांव तले ही तो मेरा बचपन बीता है। मैं इसे अपना पति स्वीकार करती हूँ। जैसे ही काजल पेड़ को अपना पति मान लेती है, पेड़ के अंदर से एक सुंदर सा राजकुमार बाहर निकलकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पति हूँ काजल। शादी के मंत्र के साथ मैं तुम्हारा पति बन गया हूँ और तुम मेरी पत्नी। मगर मैं तो इतनी काली हूँ और तुम आसमान के खिले चांद की तरह हो। और तुम इस पेड़ में कैसे आए? बताता हूँ। स्वर्गलोक में राजा अंगद के स्वयंवर का खुशहाली भरा माहौल छाया हुआ था। इसमें से कोई भी मेरी अर्धांगिनी नहीं। मेरी आंखों ने जिसे देखा है वो यहाँ है ही नहीं। ये कहकर राजा अंगद अपनी पत्नी की तलाश में धरती पर चला जाता है और काफी दिन तक दर दर की ठोकर खाने के बाद मेरी चाहत मुझे तुम्हारे पास खींच लाई है। और मैंने जब इस पेड़ के प्रति तुम्हारी चाहत देखी तो मैंने इसके भीतर ही अपना बसेरा बना लिया। और मैंने जो भी दुख इस पेड़ से कहा वो तुमने सुना? हाँ काजल, अब चलो मेरे साथ। अब यहाँ तुम्हारी कोई कदर नहीं करता। वो हर रोज देखा है मैंने जब इन लोगों ने तुम्हें सजा दी है। तुम्हारी आंखों का एक एक आंसू मेरे दिल को भेदता है। मैं तुम्हें एक पल भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। क्या तुम मेरी दुनिया में मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें वहां बहुत खुश रखूंगा। दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। ये सुनकर काजल फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है, मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी उस दुनिया में नहीं रहना जहाँ मेरा कोई अपना ना हो। मैं वहाँ अपना बसेरा चाहती हूँ जहाँ मुझे प्यार मिले। अब ये आंसू पोंछ लो काजल। वैसे तुम्हें उड़ने का शौक है ना? तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें उड़ा कर ले चलता हूँ अपने लोग। तभी जादुई पति अपनी एक चुटकी बजाता है जिससे एक घोड़े का रथ जिसके पंख लगे होते हैं वो उसके सामने प्रकट हो जाता है। फिर दोनों पति पत्नी उसमें चढ़कर बैठ जाते हैं और उड़ते हुए अपनी बनाई दुनिया में चले जाते हैं। जिसके बाद वो वहां खुशी खुशी रहने
देवरानी जेठानी के सोने के बाल और लालची सास। चलो दीदी, नदी किनारे पानी भरने चलते हैं। घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। हाँ महिमा, चलो चलते हैं। महिमा और मेघा दोनों नदी किनारे पहुंच जाती हैं, जहां वो पानी भरकर कुछ देर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हैं। जिस जिंदगी की हम कश्मकश से गुजर रहे हैं, पता नहीं वो कब खत्म होगी। जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, केवल दुखों का पहाड़ ही देख रही हूँ। हाँ जेठानी जी, इस घर में कभी भी परेशानियों का साया खत्म ही नहीं होता है। हर पल कोई ना कोई नई परेशानी आकर खड़ी हो जाती है। ऊपर से हमारे पतियों का काम भी नहीं चल रहा है और हमारे सास ससुर भी बीमार हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा? ये सब कब ठीक होगा? जेठानी जी, हमें अपने अच्छे दिनों के आने का इंतजार करना चाहिए। जब हमारे अच्छे दिन आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो, हमें घर लौट जाना चाहिए। महिमा और मेघा दोनों घर लौट आती हैं, जिसके बाद वो दोनों चूल्हे पर सबके लिए खाना बनाना शुरू करती हैं। कुछ ही देर में खाना बनाने के बाद वो सबको खाना परोस देती है। क्या हुआ जी, आज आप काम पर नहीं गए? क्या बताऊं, मालिक ने मुझे काम पर बुलाया ही नहीं। कई दिनों से ऐसे ही चल रहा है। कभी बुलाता है तो कभी नहीं बुलाता है। ऐसा और कब तक चलता रहेगा? घर में खाने का एक दाना तक नहीं है। राशन भी खत्म हो गया है। अब हम रात को खाने में क्या बनाएंगे? हाँ, तुम चिंता मत करो, शाम रहते हैं किसी तरह से राशन हम ले ही आऊंगा आपके लिए। बहू देखो, मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहती, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना तुम दोनों भी कोई काम कर लो जिससे 4 पैसे कमा सको। हाँ माँ जी, हम भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। मैं और जेठानी जी फूलों की माला बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। क्या पता इससे हमें कुछ पैसे मिल जाए। बस अभी खाना खा लेते हैं, जिसके बाद महेश और कैलाश दोनों अपने अपने काम ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ महिमा और मेघा भी फूलों की माला बनाना शुरू कर देती है और मंदिर पर बेचने के लिए चली जाती है, लेकिन कोई भी उनकी माला नहीं खरीदता, जिसके चलते उनकी मेहनत खराब हो जाती है। वो एक दिन फिर से नदी किनारे पानी भरने जाते हैं और उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपने दुखड़े रोने लगते हैं। तभी अचानक से एक आवाज आती है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारी सभी परेशानियों को मैं पल भर में दूर कर सकता हूँ। क्या तुम मुझसे मदद लोगी? आवाज सुनते ही मेघा और महिमा चारों तरफ देखने लगती है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या कोई हमारी जासूसी कर रहा है? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कोई जासूसी नहीं कर रहा। तुम रोजाना यहाँ पर आकर बैठती हो तो मैं बस तुम्हारे दुख सुनता रहता हूँ। वैसे मैं एक जादुई पेड़ हूँ और तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो? मैं लोगों को एक जादुई तेल देता हूँ, जिसे लगाने के बाद उनके बाल सोने के हो जाते हैं। अगर तुम चाहो तो वो तेल मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ। लेकिन हम सोने के बालों का करेंगे क्या? जब भी तुम अपने बालों में कंघा फेरोगी, उसमें तुम्हारे कुछ बाल अपने आप ही झड़ेंगे। वो तुम बेच सकती हो और उन बालों से तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे, जिससे तुम्हारी धीरे धीरे सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं वो जादुई तेल लगाना चाहती हूँ। क्या तुम हमें वो जादुई तेल दे दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें उससे पहले एक वादा करना होगा। अगर तुमने उस जादुई तेल के बारे में कभी भी किसी को बताया तो तुम्हारे सोने के बाल मामूली बालों में बदल जाएंगे। महिमा और मेघा जादुई पेड़ से वादा कर देती हैं, जिसके बाद जादुई पेड़ उन्हें जादुई तेल दे देता है, जिसे लगाते ही उन दोनों देवरानी जेठानियों के बाल सोने से सुनहरे हो जाते हैं और वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। अरे वाह, ये बाल तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरे सर पर सोने के बाल हैं। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। अच्छा जादुई पेड़, तुम्हारी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हमें हमारे घर लौट जाना चाहिए। ऐसा कहने के बाद महिमा और मेघा दोनों घर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद उनकी सास उनके सोने के बाल देखकर हैरान रह जाती है। कहीं मैं कोई करिश्मा तो नहीं देख रही हूँ? क्या सच में ये तुम्हारे बाल सोने के बाल हैं? हाँ माँ जी,
ये हकीकत में सोने के बाल हैं और ये सोने के बाल हमें पता है कैसे मिले हैं। हाँ हाँ बताओ कैसे मिले हैं। मेघा इससे पहले कि कुछ कहती तभी महिमा उसकी बात को काटते हुए कहती है, सुबह सुबह हम दोनों देवरानी जेठानी रोजाना नदी के किनारे जाती हैं और नदी के ठंडे पानी में 5 बजे स्नान करती हैं, जिसके चलते हमें ये सोने के बाल देवता ने दिए हैं। ये सुनते ही लता हैरान रह जाती है। क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसी बात है तो मैं भी आज से रोजाना नदी के ठंडे पानी से सुबह 5 बजे स्नान करना शुरू कर दूंगी, ताकि मेरे बाल भी सोने के हो जाए। ऐसा कहकर लता वहां से चली जाती है। उसके जाते ही मेघा महिमा से कहती है, अरे तुमने माँ जी से झूठ क्यों बोला? उन्हें सच क्यों नहीं बताने दिया? वो तो हमारी अपनी ही है। क्या तुम जादुई पेड़ की बात भूल गई? उन्होंने कहा था कि हम किसी को भी अपने बारे में नहीं बता सकते। अगर हमने किसी को अपने जादू के बारे में बता दिया तो सच जानने के बाद हमारे सोने के बाल हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। अरे हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। चलो अब हम दोनों अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेते हैं और जो भी सोने के बाल निकलेंगे हम उसे सुनार की दुकान पर बेच आएंगे। दोनों देवरानी जेठानी कंघी से अपने बाल झाड़ते हैं, जिसके बाद उनके जो भी बाल सर से अपने आप टूटते हैं वो उन्हें सुनार के दुकान पर बेच आती हैं, जिसके चलते उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं और वो उन पैसों से अपने घर की जरूरत की सभी चीजें ले आती हैं। अरे बहू, ये सब सामान लाने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? क्या तुम्हारी माला बेचने का काम चलना शुरू हो गया है क्या? अरे नहीं माँ जी, ये तो हमारे सोने के बालों का असर है, जिसकी वजह से हम ये सारा राशन लेकर आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे सोने के बाल होना भी कितनी अनोखी बात है। काश ऐसे बाल मेरे भी होते तो मैं भी बहुत अमीर हो जाती। धीरे धीरे लता के मन में अपनी दोनों बहुओं के सोने के बालों को देखकर लालच आना शुरू हो जाता है और वो दिन प्रतिदिन लालची होने लगती है, जिसके चलते वो रोज सुबह 5 बजे नदी में ठंडे पानी से स्नान करना भी शुरू कर देती है। लेकिन ऐसा करने से उसे कोई फायदा नहीं होता। मुझे तो लगता है कि मेरी दोनों बहुओं ने मेरा मजाक बनाया है या फिर मुझे झूठ बोला है, लेकिन अब मैं ये और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं आज रात इनके सोने के बाल काट दूंगी और अमीर हो जाऊंगी। लता ऐसा कहकर नदी के अंदर से निकलती है और अपने घर पहुंच जाती है। वो रात होने का इंतजार करने लगती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और सभी लोग खाना पीना खाकर सो जाते हैं। रात का मौका देखते ही लता एक कैंची लेती है और अपने दोनों बहुओं के बाल काटने लगती है। लेकिन जैसे ही वो अपने बहुओं के बाल काट कर उन्हें हाथों में पकड़ती है, उसके हाथ जलने लगते हैं। हे भगवान, कोई मुझे बचाओ, मेरे हाथ जल रहे हैं, कोई मेरे हाथों को बचाओ। तभी उसकी दोनों बहुएं नींद से जाग जाती है और अपनी सास के हाथों को जलते हुए देखकर हैरान रह जाती है। जिसके बाद वो दोनों हाथ जोड़कर जादुई पेड़ को याद करते हुए कहती है, जादुई पेड़ हमारी सास को माफ कर दो, उनके हाथों की इस आग को बुझा दो, हम उनकी तरफ से क्षमा मांगते हैं। दोनों के ऐसा कहते ही लता के हाथों की आग बुझ जाती है, जिसके बाद लता को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो अपनी दोनों बहुओं से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इन सोने के बालों को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं और लालच नहीं करूंगी। इसीलिए कहते हैं माँ जी, लालच बुरी बला है, कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने का नतीजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उस दिन के बाद से मोहिनी और मेघा अपने सोने के जादुई बालों से जितने भी पैसे लेकर आती थी, उससे उनका घर आराम से चलता रहता था। इस तरह से वो सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।